Welcome dear students. In the last lectures we have studied about the simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? That type of oscillatory or vibratory motion in which the acceleration of the vibrating body is directly proportional to a displacement and its direction is always directed toward the mean position. This is the definition of a simple harmonic motion. In the mathematical form of simple harmonic motion is that acceleration is directly proportional to minus x, or we can say that the restoring force is directly proportional to minus x. These are the definition of simple harmonic motion, and in the next video then we have studied about that the vibration of mass attached to spring is also simple harmonic motion. Today we are going to discuss the simple pendulum, and we will show at the end that the vibration or the oscillation of simple pendulum is also a simple harmonic motion. So first we will define what is simple pendulum. Simple pendulum is actually a small metallic bob which is suspended from a fixed support. These lines indicate that these support are a fixed support. So when a small metallic bob is suspended from a fixed support through inextensible string or inextendable string, then such arrangement is called simple pendulum. अच्छा, हम इस तरह डिफाइन करते हैं सिंपल पेंडुलम के कि हमारे पास एक छोटा सा मास हो, स्मॉल मेटालिक बॉब हो जिसकी मास कम हो, और उसको हम एक वायर के जरिए कनेक्ट करें, एक तार के जरिए कनेक्ट करें, लेकिन ये याद रहे कि ये तार इनएक्सटेंसिबल हो, इसमें लचक ना हो, इसकी लेंथ में कंट्रैक्शन या कंप्रेशन वगैरह ना हो, और इसको हम एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट करें. ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, मतलब इस सपोर्ट में भी ड्यूरिंग द मोशन इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आनी चाहिए. तो फिर इस पूरी सिस्टम को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम. अच्छा, अब हम ये यहाँ पर ये हमारे पास ये बॉब यहाँ पर है, तो दिस इज द मीन पोजीशन, और वी कैन से दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज at this point the body is at a rest position under the action of several forces. यहाँ पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पर बॉडी के ऊपर जो है ना, इस मास के ऊपर टू फोर्स जो है ना वो एक्टिंग कर रही है. फर्स्ट फोर्स जो है ना वो तो इसकी वेट है, वेट ऑफ द बॉब विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसी फोर्स को बैलेंस किस चीज ने किया हुआ है, वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग अपवर्ड. टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो नॉर्मल हालत में इस पॉइंट पर बॉडी जो है ना वो रेस्ट में है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इन अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे आर इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉल को पकड़ता हूं, इस बॉब को पकड़ता हूं और इसको यहां तक लेकर आता हूं अप्लाइड फोर्स के जरिए. मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाता हूं, मैंने फोर्स लगा लिया, इफ अप्लाइड फोर्स, और इस फोर्स की वजह से मैंने इस बॉडी को यहां तक डिस्प्लेस किया. ठीक है, यहां तक मैंने बॉडी को एक्स के जरिए मैंने डिस्प्लेस कर दिया. अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मैं इस बॉल को छोड़ता हूं तो ये बॉल स्ट्रेट अपनी इसी पोजीशन की तरफ वापस आएगा. तो यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे दैट व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग दैट बॉडी फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स मीन पोजीशन. वो कौन सा फोर्स है जो इस बॉडी को यहां से अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस लेकर आएगा. अच्छा, तो गौर से देखिए, अब इस हालत में तो वेट और टेंशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है. लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पर तो टेंशन जो है ना, टेंशन वो स्टिल जो है ना वो अपने फिक्स पॉइंट की तरफ है, टेंशन अगेन वो उस तरफ है, लेकिन वेट जो है ना विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट हमारे पास डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है. तो इस केस में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. तो इस केस में हम जो है ना इस वेट को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे. ठीक है, जिस तरह हमने वो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि हम वेक्टर को कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं. अच्छा, जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा
तो देखिए, एक इसका ये कंपोनेंट हो गया और एक इसका ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ठीक है, तो अब और ये आपके पास हो गया एंगल थीटा। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि द साइड विच इज अपोजिट टू थीटा विल बी कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर। तो हमारे पास थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू वाई, ये वाला केस, ये डब्ल्यू वाई हो गया। और जो थीटा के साथ अटैच है और जो एंगल 90 के साथ उसके साथ बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं बेस, और ये वाला हम लेते हैं एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू वाई, ये वाले ये कंपोनेंट, ये हमारे पास हो गया डब्ल्यू वाई जो नीचे की तरफ एक्टिंग कर रहा है, और ये वाला डब्ल्यू वाई है। अच्छा, अब आप यहां पर इस डायग्राम में गौर से देखिए, यहां पर वेट के दो कंपोनेंट्स हो गए, डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू एक्स। सॉरी, ये मैंने वाई लिया है, डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई, y component of weight and x component of weight। तो गौर से देखिए, टेंशन के बिल्कुल अपोजिट वो WX आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंशन को कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, तो वो है x कंपोनेंट ऑफ द वेट। अच्छा, और अब WY को देखें तो WY जो है ना वो बिल्कुल फ्री है। तो ये फ्री है और इसकी डायरेक्शन देखें वो इस तरफ है। तो इसलिए हमारे पास इस केस में WY इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स एंड ब्रिंग द बॉल बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा, हम अगर बात करें इनिशियल पॉइंट की या एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एमपी मतलब एट मीन पोजीशन, तो हमारे पास जो है ना वो टेंशन इज इक्वल टू W। तो बॉडी के ऊपर जो है ना वो नेट फोर्स क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो द बॉडी आर इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो हमारे पास दिस इस पॉइंट की बात हो रही है, इनिशियल जो मीन पोजीशन है। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन में फिर वेट की दो कंपोनेंट्स है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है टेंशन इज बैलेंस्ड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेट, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास क्लियर है। और हमारे पास जो अब जो नेट फोर्स जो रहता है, नेट फोर्स वो अभी स्टिल है, वो है डब्ल्यू वाई। हमारे पास अब इस बल के ऊपर जो है ना वो नेट फोर्स एक्टिंग कर रही है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको आगे मजीद देखकर जाते हैं। हमारे पास इस केस में नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन y component of weight will act as a restoring force। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू WY। ठीक है, अच्छा अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास Y किस चीज को शो करता है, Y हमारे पास साइन थीटा को शो करता है और X हमारे पास cos थीटा को। तो अगर हम यहां से Y को खत्म कर ले तो हमारे पास इस तरह बन जाएगी F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू W और Y की जगह साइन थीटा। ठीक है, W हमारे पास वेट है और वेट आपको पता है कि W इज इक्वल टू mg। तो हम यहां पर लिखेंगे F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब दोबारा हम ग्राफ की तरफ जाते हैं, डायग्राम की तरफ आप गौर से देखें। तो अगर हम इस तरह ड्रा कर देखें, ये देखें, ये अगर मैं इसको नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल ये O हो गया, ये पॉइंट, ये फॉर एग्जांपल A हो गया और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल हो गया B। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है। अगर मैं इसको दोबारा ड्रा कर लूं कुछ इस तरह, और से देखिए इस तरह,
ठीक है, ये कुछ इस तरह ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, ये हमारे पास एंगल थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास बन गया 90 डिग्री। अच्छा, अब ये हमारे पास लेंथ को भी शो कर रहा है, लेंथ को यहां से लेके यहां तक ये इस वायर की लेंथ है, तो मैंने इसको एल का नाम दिया, लेंथ है, और यहां से लेके यहां तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो साइन थीटा किस चीज के बराबर है, साइन थीटा, अगर हम यहां से बात कर ले साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, आप इसको इस तरह रटा कर सकते हैं, साइन अगर कंफ्यूज है तो सलीम पढ़ता है, सलीम पढ़ता है, तो आप यहां पर आप वैल्यू पुट कर ले, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है ये एक्स, एक्स और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एल, तो हमारे पास साइन थीटा बराबर आ गया एक्स डिवाइड बाय एल की, एक्स डिवाइड बाय एल की। तो इसी साइन थीटा को हम लेकर आएंगे यहां पर पुट करके, साइन थीटा हम एक्स बाय एल यहां पर पुट करके, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा की जगह एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है। यहां अब यहां पर आप गौर से देखिए, लेंथ, लेंथ ये भी कांस्टेंट, मास वो भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो भी कांस्टेंट, तो इस केस में ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ओ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर हमने लिख लिया एक्स। और अच्छा, अब ये कांस्टेंट एक्स है, और एक बात नोट कर ले कि हमारे पास इस चीज की डायरेक्शन जो है ना वो मीन पोजीशन के तरफ है, तो यहां पर हम अपने तरफ से नेगेटिव साइन लगा लेंगे, तो हमारे पास जो है ना एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, विच इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि हमारे पास जब भी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स वो माइनस एक्स के बराबर आ जाए या एक्सेलरेशन माइनस एक्स के बराबर आ जाए, तो ये मोशन जो है ना ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर मैं अब यहां पर हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास एफ अप्लाइड फोर्स जो हमने यहां पर लगा लिया है वो बराबर है, हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है वो है, क्योंकि हमने फोर्स लगा लिया और बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन लेकर आए और वहां तक पहुंच गया, तो मतलब ये है कि हमारे पास एफ अप्लाइड वो बराबर है एफ इज इक्वल टू एम ए की, एम ए, तो हमारे पास ये फोर्स एम ए के बराबर है, तो इसलिए हम यहां पर इस रिस्टोरिंग फोर्स की जगह एम ए को पुट कर लेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है, जितनी फोर्स है हमने बॉडी को वहां पर लेकर गए थे उतनी फोर्स है अब बॉडी वापस भी आएगी, तो मतलब एफ अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना ये दोनों बराबर होंगे, इसमें सिर्फ फर्क जो है ना वो डायरेक्शन का होगा, क्योंकि हमने फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया था और रिस्टोरिंग फोर्स इसकी अपोजिट है, वो इसको वापस लेकर आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन वहां से भी हम शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन जो है ना वो एक दूसरे की अपोजिट है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं कि हमारे पास हम वहां से एक्सेलरेशन को उठा लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम, कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है, ये जो मोशन कर रहा है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से इसको डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं कि हम रिस्टोरिंग फोर्स को स्टार्ट में ही कंपेयर करें इसके साथ, ठीक है, कुछ इस तरह, तो ये भी हमारे पास एक मोशन इस तरह बन सकते हैं कि हम इसको इस तरह के कंपेयरिंग, ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है और एक ये है, तो हम अगर इस तरह इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 या इस तरह कर ले कि ये इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इसको उसके साथ कंपेयर कर ले इक्वेशन नंबर स्टार के साथ, तो अगर हम इस तरह भी कर ले, ये यहां तक भी ठीक है, और अगर ये एक और मेथड है तो इस तरह भी कर सकते कि कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड स्टार, तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगा
ये वाला कि एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी और एक्स डिवाइड बाई एल। ठीक है, तो ये एम एम के साथ कैंसल आउट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर जी और ये लेंथ और ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप स्टार्ट में ही न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma को F रिस्टोरिंग फोर्स के साथ कंपेयर कर ले। और ये नेगेटिव साइन मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये स्टार्ट में दो फोर्सेस की एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इस केस में यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो हमने जो कांस्टेंट जो ली है कांस्टेंट, ठीक है, तो मैंने आपको मास स्प्रिंग सिस्टम में समझाया था, मास स्प्रिंग सिस्टम में कि हम ये जो कांस्टेंट है G और L, G और L ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको एक थर्ड कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, वो है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू G डिवाइड बाय L, या ओमेगा इज इक्वल टू G डिवाइड बाय L अंडर द रूट। ये हमारे पास G बाय L को हम ओमेगा से रिप्लेस करते हैं और फिर ओमेगा को इज इक्वल टू के साथ मिलाकर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन बन जाता है। ये दो स्टेप मैंने इसलिए एडवांस में की कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ हम जो है ना मास स्प्रिंग सिस्टम की भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को उठाएंगे और दोनों की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को फिर कंपेयर करेंगे और उससे कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन वो बाकी ना रहे। तो यहाँ तक जो है ना हमने सिंपल पेंडुलम के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है।